हमारे 3 भाई
अन्नप्राशन होगा और मेरे ना जाने से माँ बहुत नाराज होंगी। शक्ति को अकेला छोड़ जाओगी? उसकी ऐसी दशा देखकर भला जाओगी कैसे? तुम्हारी माँ की बात मैं नहीं जानती मानी, मगर अगर इस दशा में तुम यति को अकेला छोड़ गई तो तुम्हारे बाबूजी बहुत नाराज होंगे देखना। तो तुम बाबूजी के नाम की चिट्ठी लिख देना कि चिंता की कोई बात नहीं है और मेरे जाने से कोई विशेष हर्ष नहीं होगा। तुम्हारे जाने से कोई विशेष हर्ष नहीं है, इतना तो मैं अब समझ ही गई हूँ। मगर अब मणि अगर मुझे कुछ लिखना ही है ना, तो मेरे मन में जो कुछ है अच्छे से खोल कर लिखूंगी तुम्हारे बाबूजी को। तो तुम मत लिखो, मैं ही जाकर उनसे कह देती हूँ। देख बहू, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया है, मगर अगर इस बात के लिए तू यतीम के पास गई तो वैसे कैसे भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और क्या कुछ मुझे सहना पड़ता है इस घर में? यतीम रोग से मर रहा है, वहां जाकर कहोगी क्या? तुम्हारे बाबूजी तुम्हें अच्छे से जानते हैं मणि, तुम उन्हें जाकर नहीं दे सकोगी, क्या करना? यहाँ खुले में बैठते हैं, कैसा लंबा चौड़ा तालाब है, क्यों सुना ना? हाँ, कितनी खुली खुली जगह है। मगर आप लोग पहली बार मेरे घर पर आए। सत्येन बाबू ठीक ही तो कहते हैं मणि। वैसे और कौन कौन है घर में मणि? आप आइए ना, बैठिए सत्येन बाबू। घर पर मेरे पति इधर सोए, मौसेरी सास है जो किसी काम से बाहर रही और हमारा नौकर है शंभू। आपको भी बैठने के लिए कुर्सी ला दूं? नहीं, बैठूंगी नहीं, संध्या से कहीं निकलना भी है, जल्दी करो। बहू जी, चाय बना दूं? अरे चाय वाय नहीं, पीकर चले थे। मणि बैठकर नाटक पढ़ते हैं। मान भजन? हाँ हाँ वही। नाटक कितनी बार पढ़ चुके हैं सत्येन बाबू, आज रिहर्सल करते हैं ना। आप लोग शुरू कीजिए, मैं बस 1 मिनट में भीतर होकर आती हूँ। नाटकों के उन्नति के विषय में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सत्येन बाबू। पूछो सुनैना, जब तक मणि लौटती है यही सही। हमारे यहाँ नाटकों की शुरुआत कब हुई थी बोला? किताबों से तो कुछ समझ नहीं आता, कभी क्या कुछ लिख देते, कभी क्या कुछ। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। देखो, नाटक की शुरुआत के लिए कोई दिन तिथि निश्चित कर देना संभव नहीं है। ये माना गया है कि करीब 2-2.5 हजार वर्षों पहले हमारे देश में संस्कृत भाषा में नाटक खेले जाते थे। उसके बाद विदेशी आक्रमण, मुगलों और अंग्रेजी हुकूमत के आते आते नाटकों की हमारी प्राचीन नाट्य परंपराएं जैसे कहीं गायब हो गई। एक समय तो केवल पारसी नाटकों का ही बोलबाला था। अब इन नाटकों में अश्लीलता, फुहड़ता के अलावा कुछ था नहीं। और ये दर्शक वो नाटक देखना पसंद ही किया करते थे क्योंकि इनके पास देखने के लिए और कुछ था नहीं। बस इसीलिए तब इस तरह के साहित्यिक नाटक खूब देखे जाते। ये साहित्यिक नाटक कैसा होता है सत्येन बाबू? देखो, किसी भी नाटक में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, आरंभ, मध्य और समाप्ति। अब नाटक के मध्य में उसकी और भी अवस्थाएं होती हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है चरम सीमा। चरम सीमा? चाय बना दूं? हाँ? बना दूं? नहीं। हाँ तो चाय, हाँ तो चरम सीमा ही वह बिंदु है जहाँ नाटक में कोई विशेष ड्रामेटिक मूवमेंट होता है और नाटक अपनी सार्थक समाप्ति की ओर बढ़ता है। जैसे अपने नाटक मान भंजन को ही ले लो। इसके मुख्य पात्र गोपीनाथ की स्त्री गिरिबाला बहुत सुंदर है, फिर भी गोपीनाथ थिएटर की एक अभिनेत्री लवंग से प्रेम करता है। वो गिरिबाला से संदूक की चाबी मांगता है ताकि उसके आभूषण ले जाकर उस लवंग को दे सके। अब गिरिबाला के मन में जिज्ञासा है कि आखिर उस लवंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, और मेरे पति क्यों उस लवंग के पीछे पागलों की तरह दीवाने बने फिरते हैं, मेरे आभूषण ले जाकर उस लवंग को दे आते हैं। एक दिन गिरिबाला अपना मुंह ढककर चुपके से दासी के साथ नाटक देखने जाती है। नाटक देखकर वो खुद अभिनय करने लगती है और देखते ही देखते लवंग से बड़ी अभिनेत्री हो जाती है। तो अब तुम बताओ सुनैना, इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम में सबसे विशेष ड्रामेटिक मोमेंट कहाँ है? अच्छा, तो अब समझे सत्येन बाबू, गोपीनाथ अगर चाबी मांगेगा नहीं तो नाटक वैसे आगे नहीं बढ़ेगा जैसे कि लेखक उसे आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ सुनैना, गोपीनाथ का चाबी मांगना ही इस नाटक का मुख्य ड्रामेटिक बिंदु है। हाँ, हो तो क्या? मैं बिंदु हूँ।
अरे बिंदु, तू है क्या? हाँ, कौन है? ये मेरे थिएटर के लोग हैं, सत्येन बाबू डायरेक्टर और सुनैना आर्टिस्ट है। नमस्ते डायरेक्टर बाबू, मैं मणि की सहेली हूँ। यही पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा मणि, कौन से नाटक की रिहर्सल कर रही है? जरा मुझे भी तो बता। गिरिबाला और गोपीनाथ की प्रेम कहानी है, मान भंजन। अरे माँ, लैला मजनू का नाटक तो देखा था, मगर गिरिबाला और गोपीनाथ ऐसा तो सुना नहीं कभी। अब आप दर्शक नाटक देखने नहीं आओगे तो सुनोगे कैसे हैं? भला मुझसे कुछ कहा क्या आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। भाई मणि, नाटक नौटंकी तो हमने भी बहुत देखी है, तो फिर से तो कहिए क्या कह रहे थे आप? बिंदु, सत्येन बाबू मुझसे कह रहे हैं। अच्छा, वो मंदिर में स्वामी जी आए, बड़े सुरीले भजन गाते। मैं तो तुझे साथ ले चलने के लिए आई थी, लेकिन अभी चलती हूँ। फिर ये नाटक नौटंकी हो जाने के बाद लौटूंगी। चलती हूँ मणि। बिंदु जी, आप भी हमारी रिहर्सल देखिए ना, हमें दर्शक मिल जाएगा और फिर आपको नाटक देखने का शौक भी है। रिहर्सल? हाँ, मंदिर तो रोज ही जाती हूँ, आज नाटक की रिहर्सल ही देख लेती हूँ। मगर सत्येन बाबू, इसे चुप नहीं बैठा जाता है, बहुत बोलती है, रहने दीजिए ना। ये तो अच्छी बात है मणि, उपयुक्त समालोचना से ही नाटक परिष्कृत होता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया उसमें सुधार की संभावनाएं खोजती है। सबसे पहले कौन से की रिहर्सल करें? 5वां करते हैं, मैंने अच्छे से याद भी कर लिया है। वही ना, जब गिरिबाला छुपकर अपनी दासी के साथ थिएटर जाती है। हाँ, जब गिरिबाला अपनी दासी के साथ छुपके से नाटक देखने थिएटर जाती है। जीवन में पहली बार नाटक देखकर वो भाव शून्य हो जाती है कि उसे समय का अनुमान ही नहीं। तभी दासी उसे धीरे से टोकती, गिरिबाला उठो, हमें घर भी चलना है। गिरिबाला, अंधेरा हो चला है, आज तो बड़ी आफत आन पड़ेगी। लेकिन गिरिबाला है कि सुनती ही नहीं, उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ती। वो लगातार नाटक देखती जा रही है, जैसे मंच में कोई और नहीं, वो स्वयं ही अभिनय कर रही। अद्भुत अनुभव, विलक्षण अभिनय, आत्म संतुष्टि और आंतरिक सुख। अरे वाह, एंटर इनटू द कैरेक्टर। मगर मणि, एक अभिनेता को मंच पर सजग रहना चाहिए। उसे प्रतिक्षण ये देखना है कि मंच पर तो केवल अभिनय होता है, ये सत्य की कलात्मक प्रस्तुति है, सत्य नहीं है। भ्रम के साथ रची गई एक वास्तविकता है। अभिनय की थ्योरी बताते सांझ हो जाएगी, अभी रहने देता। लेकिन मुझसे 5वां अंक नहीं हो पाएगा सत्येन बाबू, वो मुझे दासी के डायलॉग याद है। तीसरा अंक करते हैं, जब गोपीनाथ गिरिबाला से संदूक की चाबी मांगने आता है। वही ना, जब संध्या के समय रूठी गिरिबाला गोपीनाथ की प्रतीक्षा करती है। लेकिन गोपीनाथ की भूमिका कौन करेगा? तापस भैया तो आए नहीं है सत्येन बाबू। उसने तो कहा था आज वक्त पर आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं आया तो आएगा भी नहीं। ठीक है, आज गोपीनाथ की भूमिका मैं करता हूँ। अच्छा, तुम्हें सूत्रधार की डायलॉग तो याद है या फिर रिहर्सल रहने दे, बैठ कर डायलॉग याद कर ले। हाँ, क्यों नहीं होगी सत्येन बाबू, अच्छे से याद किया। अपनी अपनी पोजीशन ले लो। आप यहीं बैठकर देखिए बिंदु जी। सुस्वागत। नाटक के इस अंक में गिरिबाला रूठी है एकांत में, कर रही है प्रतीक्षा अपने गोपीनाथ की। मदिरा का पान जैसे पात्र से झलक पड़ता है, उसी प्रकार उसके वस्त्र से, आभूषण से, चाल से, ढाल से, हंसी से, भाषा से, नवयौवन जैसे झलक पड़ा हो। गोपीनाथ के आने की आहट सुनते ही रोमांचित होती है गिरिबाला। सैकड़ों सितार जैसे एक साथ झंझनाते हैं उसके अनुरागी मन में। तभी विलायती इत्र टुकड़े गिरिबाला, गिरिबाला पुकारते गोपीनाथ ने अंदर से प्रवेश किया। गिरिबाला, 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 जरा चाबी तो देना। छी छी
बीच में डूबते हैं। अरे माँ, ऐसा भी होता है भला? एक सुंदर युवती संध्या के समय अपने पति की बात देख रही है और उसका निष्ठुर पति उसे आकर कहेगा जरा चाबी तो देना। छी, छी, छी। नाटक के आलेख में ऐसा ही लिखा है। गलत लिखा है। क्या बकते हो? और जो गोपीनाथ बकता है सुनाई नहीं पड़ता है। मैं कहती हूँ चुपचाप बैठकर देखो। अरे माँ, तो क्या कुछ भी देख लूं क्या? बिल्कुल, तुम मानेगी नहीं। ठहरो मणि, तो आपके अनुसार गोपीनाथ को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? वही जो होता है। अच्छा, क्या होता है? जरा मैं भी तो सुनूं। गिरिबाला रूठे, गोपीनाथ मनाएगा, गिरिबाला फिर से रूठेगी, गोपीनाथ फिर से मनाएगा, समझाएगा, रिझाएगा और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कि मुंह उठाकर भीतर आया चाबी मांगने लगे। ऐसा कुछ नहीं लिखा है नाटक की स्क्रिप्ट में। मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि नाटक के लेखक ने ऐसा लिखा है। देखिए बिंदु जी, किसी भी लेखक के मूल आलेख में परिवर्तन न्याय संगत नहीं होता है। आपका लेखक स्त्री के मन को भली भांति नहीं समझता है डायरेक्टर साहब। तुम्हें तो बड़ा समझ आता है। कोई बात नहीं सुनैना, एक बार जैसा बिंदु जी कह रही है उसी तरह करके देख लेते हैं। अब रिहर्सल ही तो है, फाइनल शो तो है नहीं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है सुनील बाबू। मैं कहती हूँ कि कैसे ठीक नहीं है डायरेक्टर बाबू? हाँ हाँ ठीक है बिंदु जी, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। अंधेरा होने से पहले लौटना भी है, जल्दी करो। अरे जाओ सुनैना। अब जा तो रही हूँ सुनील बाबू। नक्चड़ी। मैं नक्चड़ी तो तुम उचड़ी। बिल्कुल, तुम बैठ कुर्सी पर। सुनैना डायलॉग बोलो भाई। सुस्वागत। नाटक के इस अंग में गिरिबाला रूठी है एकांत में, कर रही है प्रतीक्षा अपने गोपीनाथ की। मदना का फैन जैसे पात्र से छलक पड़ता है, उसी प्रकार उसके वस्त्र से, आभूषण से, चाल से, ढाल से, हंसी से, भाषा से नवयौवन जैसे छलक पड़ा हो। गोपीनाथ के आने की आहट सुनते ही रोमांचित होती है गिरिबाला। सैकड़ों सितार जैसे एक साथ झंझना उठे हैं उसके अनुरागी मन में। तभी विलायती इत्र चुपे गिरिबाला, गिरिबाला पुकारते गोपीनाथ ने अंतःपुर में प्रवेश किया। गिरिबाला। 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 अरे गिरिबाला, गिरिबाला क्या करते हो डायरेक्टर बाबू? क्या होगा बिल्कुल? पहले रूठी गिरिबाला को मनाओ। ऐसे क्या कैरेक्टर में घुसा जाता है क्या? जहाँ गुस्सा है घुसो, मगर पहले रूठी गिरिबाला को मनाओ। सच्चे। हाँ रुकिए सत्यम बाबू, पहले मुझे कैरेक्टर में घुसने दीजिए। घुसो भाई घुसो। भाई घुसो। जब मैं तो से ना बोलूं तो से ना
रूठी हो प्रिय, क्यों रूठ गई हो प्रिय? आज मिलन की इस मधुर बेला में देखो, मेरे हृदय से बस एक ही पुकार निकल रही है। क्या ये पुकार तुम्हें सुनाई पड़ रही है प्रिय? कैसी पुकार प्राणनाथ? जरा चाबी तो देना। परिवर्तन किया जा सकता है सुनैना। बिंदु जी ठीक कह रही है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे लेखक के मूल आलेख में परिवर्तन न्याय संगत नहीं होता। परिस्थितिवश हो सकता है, परिस्थितिवश हो सकता है सुनैना, बात को समझो। मैंने कहा था ना सत्य बाबू, इसे चुप नहीं बैठा जाता है। हाँ, बोलूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बाबूजी, चाय बना दूं? मैं देखती हूँ कि क्यों रोकता? तब और क्या करें बिंदु जी? आप कुछ नहीं करेंगे सत्येंद्र बाबू। मैं कहती हूँ कि कैसे कुछ नहीं करेंगे सत्येंद्र बाबू। हाँ हाँ करेंगे बिंदु जी, क्यों नहीं करेंगे? आप स्वयं बता दीजिए गोपीनाथ को क्या करना है, हम वैसा ही कर लेंगे। देखिए डायरेक्टर बाबू, रूठी गिरिबाला को मनाने के लिए गोपीनाथ उसके रूप का बखान करेगा, उससे मिन्नतें करेगा, उसकी खुशामद करेगा। अरे वाह बिंदु बाबूजी, और क्या क्या करेगा गोपीनाथ? और तो और शेरो शायरी पढ़ेगा। मगर मुझे शेरो शायरी नहीं आती बिंदु जी। तो गाना गाएगा, नाच दिखाएगा। अच्छा अच्छा, नाच गाना भी होगा नाटक में? हाँ हाँ, चाबी भाभी तो बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे नहीं जा सकते? चलिए सत्येंद्र बाबू। बस आखिरी बार और करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। बस आखिरी बार सत्येंद्र बाबू। सुस्वागतम। नाटक के सब में गिरिबाला उठेगा। चुपचाप खड़े रह। गिरिबाला, गिरिबाला, गिरिबाला। नहीं गिरी, खड़ी है। शायरी पढ़ो। नहीं आती बिंदु जी। आप कहीं तो कोई कविता पढ़ दूं। हाँ ठीक है, कविता ही पढ़ दो। ऐसा क्या अपराध हुआ मैं दास तुम्हारे चरणों में, करता हूँ जीवन अर्पण अपना मैं दास तुम्हारे चरणों में। तुम देवलोक की माया सी, संपूर्ण जगत की सुंदरता, मैं अधम तुच्छ निर्लज प्राणी दर्शन को तेरे तरसता। अब तो सुन लो पुकार मेरी, मैं बार बार ही कहता रहता। क्या? तेरा चाबी तो देना। तेरा सुंदरी चंचल हिरणी, अब ऐसे ना प्रतिकार करो। लज्जित है ये दास तुम्हारा, अंतिम निवेदन स्वीकार करो। कहिए प्राणनाथ। जरा चाबी तो मत देना। अंधेरा होने में ढाके निकलना चाहिए। रिहर्सल नहीं करेंगे क्या? वैसे वही पुरानी वाली जगह पड़ी। अपनी रूह को बैठने जाने सत्य बाबू। शंभू, तुम पर जरा। हाँ। सुनैना! सत्येंद्र बाबू! तुझसे चुप नहीं बैठा जाता है ना? ये नाटक का सिर्फ एक अंग है। तूने पूरा नाटक तो देखा नहीं। ऐसा घटिया नाटक तो मैं कभी ना देखूं, और अगर देखना भी पड़ेगा तो उसको
बड़ी मंदिर वाली, वहां जाकर भी तुझे यही सब करना है। बैठी हुई है अपने गोपीनाथ की प्रतीक्षा में। मैं मंदिर अपने साथ किसी और को ले जाऊंगी। चलती हूँ मणि। हाँ जा जा, फिर मत आना दोबारा मेरे घर आंगन में। बाबूजी, चाय बना दो। चुप कर, चल भीतर। शंभू, मैंने बाप को देखा। शंभू, मैंने बाप को देखा। आप यहाँ दालान पर क्यों चले गए? मौसी जी ने बाहर आने से मना किया है ना। मृत्यु निकट हो, बाघ वगैरह सब दिखाई पड़ते हैं। शंभू, अच्छा आप भीतर चलिए और सो जाइए। चलिए। नहीं, आँख लगते ही बाघ मेरी ओर बढ़ने लगता है। शंभू, एक बाघ मेरी ओर बढ़ने लगता है। कैसी बातें कर रहे हैं दादा? नहीं शंभू, बाघ मुझे मार डालेगा। शंभू, बाघ मुझे मार डालेगा। दादा, यहाँ बाघ कहाँ से आएगा? हसमत, मैं तो झूठ बोलता हूँ। आपको वहम हो गया, और वहम जैसे रोग का कोई इलाज नहीं होता है। नहीं शंभू, मैं सच कहता हूँ। हाँ, बाघ है। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ बैठो। मैं आपको एक किस्सा सुना जिससे आपके मन का सारा वहम निकल जाएगा। हाँ ना, हमारे नाना अंग्रेजों के नौकर थे उस जमाने में। सुंदरवन का नाम सुने हो? हमारे नाना जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे, फिर उन जड़ी बूटियों को अंग्रेज लोग अपने देश भेज दिया करते थे। इनके समय भी घनघोर अंधेरा, जहरीले सांप, दलदल। एक बार जो अंदर घुसे तो महीनों अंदर ही रहना पड़ता था दादा। अच्छा, सुंदरवन में तो खूंखार बाघ होते हैं। पहले जमाने में बाघ आदमी पर हमला नहीं करते थे, लेकिन जब से अंग्रेज लोग शिकार खेलने लगे तो बाघ भी हमलावर हो गए। एक बार की बात है, हमारे नाना जंगल में भटक गए। बाकी सारे के सारे मजदूर हारे थके खा पी कर अपने अपने टेंटों में सो गए थे। रात बड़ी तो अंधेरा भी गहराया। तरह तरह की डरावनी आवाजें, जंगली जानवर रात में शिकार के लिए निकलते हैं दादा। हमारे नाना एक पेड़ से चिपक कर गए कि कोई आएगा खोजने, मगर कोई नहीं आया। बेचारे सारे के सारे मजदूर हारे थके खा पी कर अपने अपने टेंटों में सो गए थे। ऐसा होता जंगल था कि अकेला आदमी तो मारे डर के अपने प्राणी त्याग दे। मगर हमारे नाना बहुत बहादुर आदमी थे दादा। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर एक झाड़ी में घुसकर ले गए। जब आंख खुली तो देखा कि भोर होने वाली है। तब ये देखते क्या है कि उनकी बगल में एक बाघ बैठा है। हमारे नाना की तो जैसे सांस ही अटक गई। बाघ ने नाना को देखा, फिर लगा खेलने। कभी पूंछ से टक्कर मारता तो कभी पंजे से धकेलने लगता है। उसके बाद जब उजाला होने लगा तो बाघ निकलकर बाहर आया, मुड़कर नाना को देखा और फिर झाड़ियों में कहीं गुम हो गया। फिर जब जंगल में मजदूर लोग काम करते हुए पुकारते हुए पहुंचे तो हमारे नाना को झाड़ियों से खींचकर बाहर निकाला। हमारे नाना की तो पूरी देह डर के मारे थर-थर कांप रही थी दादा। सच बता रहे दादा। और उसके बाद तो ना जाने हमारे नाना ने कितनी बार बाघ को देखा और दूसरे लोगों को भी दिखाया। एक बार तो एक बाघिन अपने बच्चों के साथ जंगल में वहीं आदम की जहां पर जंगल में मजदूर लोग काम कर रहे थे। नाना ने इशारे से सबको शांत रहने के लिए कहा। फिर वो बाघिन अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। सुना है सुंदरवन के बाघ आजकल निर्दोषी हो गए हैं। इसमें भी आदमी का गलती है। अब मनमाना शिकार होगा तो बाघ भी हमला करेगा ही। कहते हैं दादा, एक बार बाघ अपने हमलावर को पहचान ले तो उसे कभी नहीं भूलता। हाँ, एक न एक दिन वो अपना बदला जरूर पूरा करता है। अच्छा दादा, हम आपको एक सच्चा किस्सा सुनाते हैं। तो अब तक का झूठा सुना हम जो सुने वही सुनाते हैं दादा। एक बार की बात है, एक अंग्रेज अफसर का रिश्तेदार लंदन से हिंदुस्तान घूमने के लिए आया। पूरा कलकत्ता घूमने के बाद जब सुंदरवन का नाम सुना तो शिकार खेलने का जिद करने लगा। आनंद फानंद में शिकार का प्रबंध किया गया। सैकड़ों घोड़ा, हाथी और सैनिकों के साथ शिकार शुरू हुआ। अंग्रेज अफसर ने
3 दिन में ही थाए 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 6 बार मार गिराए। एक बार में अपने 2 बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने तो अभी अंग्रेज अफसर ने उस पर निशान लगाया। लेकिन गोली बागी के कान को सेंटी निकल गई। अरे अफसर ने दूसरी गोली चलाई। बागी के एक बच्चा मारेगा और दूसरे बच्चों को एक गोली झट से खा लिया। उसने बात बड़ी तो सब अपने घर चले गए। दादा अंग्रेज अफसर भी अपने देश लंदन लौट गया था। दादा 7 बरस बाद अंग्रेज अफसर लौटकर फिर से हिंदुस्तान आया और फिर से सुंदरवन में शिकार करने लगा। इस बार कटकटी बाघिन ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई जिसकी गोली से 7 बरस पहले उसका बच्चा मारा गया था। तो बाघिन जब अंग्रेज के सामने आकर खड़ी हो गई तो अंग्रेज ने उसे भी गोली मारी। ना दादा ना, अंग्रेज हाथी की पीठ पर सवार था। तभी कटकटी बाघिन फुर्ती से झपटी और हाथी के सिर पर सवार हो गई और अंग्रेज अफसर को जोरदार पंजा मारकर तोड़ गई। बाघिन के नाखून अंग्रेज अफसर की छाती में दर्द चुके थे दादा। पूरा वर्दी खून से लथपथ। बेचारा मारे सदमे के बेहोश हो गया। उसे फौरन इलाज के लिए कलकत्ता लेकर गए। दादा कोई 15 रोज बाद अंग्रेज अफसर ने दम तोड़ दिया। बाघिन ने अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया था दादा। 7 बरस बाद बाघ को अंग्रेज का चेहरा याद रहा। हाँ दादा हाँ। याद रह गया। अच्छा सुन, वो मणि के दोस्त आए थे थिएटर वाले। हाँ दादा, लेकिन अभी चले गए हैं। हाँ अच्छा, ऐसा कर तेरी बहू जी को बुला दे, मुझे जरूरी बात कहनी है। बुला दूंगा दादा, लेकिन पहले आप भीतर चलिए और आराम कीजिए। चलिए भीतर। अच्छा ये तो बता, आज दिन कौन सा हुआ है रे? जैसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आज द्वादशी है दादा। हाँ, कृष्ण पक्ष की वैशाख द्वादशी। हाँ हाँ दादा। अच्छा तू सच कहता है ना? दादा मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा अब आप भीतर चलिए, मौसी जी देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी। अच्छा अभी आता हूँ, तू चल। लेकिन दादा आपको आराम की जरूरत है, चलिए। हाँ आराम भी हो जाएगा, तू भीतर चल। कहा ना जा। आज वैशाख द्वादशी है। आज ही के दिन तो हमारा ब्याह हुआ था। हाँ, आज वही वैशाख द्वादशी है। हाँ आज वैशाख द्वादशी है मणि। तुम्हें याद है मौसी, बड़ी जब विदा होकर घर आई थी? अभी जैसे कुछ याद नहीं आ रहा। तू चल भीतर चल। भीतर नहीं मौसी, भीतर मेरा दम घुटता है, भीतर मेरा दम घुटता है। मौसी मौसी आज जैसे चमत्कार हो गया। मैं अकेले उठकर दालान पर चला आया। हाँ तू तो अच्छा है यकीन, मगर डॉक्टर बाबू ने जो कहा है उसे भी देखना होगा कि नहीं? ईश्वर जो चाहता है वही होता है।
अगर डॉक्टर बाबू के चाहने से कुछ होता तो क्या मैं ठीक नहीं हो गया होता। मौसी, 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 मैं सोचता हूँ मणि को कुछ दिन उसके पिता के यहाँ उसके गांव भेज देती हूँ। मुझसे दुखी हो बेटा, ऐसे में बहू क्या मायके जाना चाहेगी? और कितने दिन रोगी की सेवा करेगी मौसी? उसकी अपनी सेहत भी तो ठीक नहीं रहती। मौसी, उसके पिता इस समय कहाँ होंगे? मुझे जैसे कुछ याद नहीं आता। सीतारामपुर यतीम। हाँ, सीतारामपुर। मौसी, डॉक्टर बाबू ने जो बात कही है क्या वो मणि जानती है मौसी? भला वो क्यों नहीं जानेगी यतीम? और ना भी जाने तो अपनी आंखों से तो सब कुछ देख ही रही है ना। अब और क्या जानना बाकी है यतीम? मौसी, मैं समझता हूँ मणि का मन क्या कहता है सो भी हमें जानना चाहिए ना। समझ लेना उतना आसान नहीं यतीम। मैंने जैसे ही मणि से मायके जाने की बात कही ना, बेचारी तो रो रो कर परेशान हो गई। सच मौसी, सच? मणि का रोने लगी थी? सच कह रही हो यतीम? मौसी, मणि का कल मेरे कमरे में भी आई थी। आई थी बेटा, तू सो क्या था? तेरे सिरहाने बैठकर तुझे पंखा डुलाती नहीं। और शायद उसी समय मैंने एक सपना देखा, जैसे मणि मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। दरवाजा जरा सा खुला हुआ है, वो दरवाजे को फेंक रही है लेकिन खोल नहीं पा रही। मौसी, माता पिता की मृत्यु के बाद में तुमने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बचपन में तुम मुझे कितना दुलार किया करती थी। जब मैं कुछ जिद करता था तब मुझे बहलाया करती, है ना? आज भी बहला रही हो ना मौसी? आज भी बहला रही हो ना? मणि आई थी तेरे कमरे में। मौसी, मेरे पास अब समय नहीं है। और फिर तुम लोग ही तो बराबर कहते थे कि मणि का मन चंचल है। समय रहते ही तो आदमी की पहचान होती है यतीम। नहीं मौसी, मणि और लड़कियों की तरह नहीं है मौसी। हाँ। उस लड़की पर इतना ध्यान मत दे यतीम। मन में जो नारी देवता का पीठ स्थान तूने बना रखा है, उस पर अगर मणि को बिठाकर भी संतोष नहीं मिल रहा तो उस ओर ध्यान मत दे। बिल्कुल भी ध्यान मत दे मेरे बच्चे। क्या करूं मौसी? किसी भी तरह से ध्यान हटता नहीं। मणि अपनी भीतर तक समाई बैठी और फिर मन को समझ लेना मुझ जैसे साधारण मनुष्य के वक्त की बात नहीं मौसी। मुझ जैसे साधारण मनुष्य के बुद्धि की बात नहीं। सुखी रह पाएगी तो मनुष्य की बुद्धि की बात कहाँ है यतीम? सुख की वस्तुएं तो उन तारों के समान है जो अंधकार को मिटा नहीं सकती। बीच में अवकाश रह जाता है। यही सब सोच के तेरा रोग बढ़ता जाता है यतीम। यही ना कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। नहीं बच्चे ऐसे नहीं कहते। चल भीतर चल। मौसी, मणि का बिंदु पे आ गई है। तेरे लिए मसूर की दाल का सूप बनाती है, उसके बाद ही कहीं जाती है यतीम। अच्छा, और कल दोपहर को जो कटहल की सब्जी बनी थी उसका स्वाद बड़ा ही बढ़िया था। वो क्या तुम्हारे हाथ की नहीं बनी थी मौसी? भला वो मुझे कुछ करने देती है? तेरा तौलिया मोछा अपने हाथ से धोकर सुखाती है। तेरा सारा काम वही तो करती है तेरी मणि। तो फिर मेरे कमरे में क्यों नहीं आती मौसी? मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? मैं रोज उसकी बाट जोता हूँ मौसी। मैं रोज उसकी बाट जोता हूँ। तुझे की बात देखती है ना यतीम, तो बेचारी और दुखी हो जाती है। उसे एक बार बुला दो मौसी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ मौसी। एक बार बुला दो। बच्चे देख अंधेरा घेरने लगा है। मैं आज रात मणि को तेरे कमरे में जरूर भेजूंगी यतीम। भेजोगे ना? हाँ यतीम, भेजोगे ना मौसी? चल मेरे बच्चे भीतर चल। भेज देना मौसी, भेज देना। पक्का भेज देना मौसी। हाँ यतीम। हाँ, मैं मुझसे बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे। उसे पक्का भेज देना मौसी। मणि, अरे ओ गिरिबाला, कहाँ है? अरे बिंदु,
जाऊंगी, थिएटर जाऊंगी, मेरे मायके जाऊंगी, समझी? जरा रौब तो देखो। अच्छा तो मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे क्या है, ये घर तुम्हारा, मायका तुम्हारा और पति भी तुम्हारा, जो करना है करो, अरे जहाँ जाना है जाओ। हाँ जा, मैं भी देखती हूँ कौन बात करता है। अरे मणि, मणि सुन तो, मणि, अरे मणि सुन तो, सुनती क्यों नहीं? कौन है? बिंदु? जी भैया प्रणाम। वो मणि क्यों तुमसे झगड़ते हुए चली गई बिंदु? ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ वो मैंने पूछ लिया कि तेरी छोटी बहन का अन्नप्राशन है, मायके नहीं जाएगी कि तो गुस्सा होकर चली गई। तो फिर क्या कहा मणि ने? मणि ने कैसी बात करती है बिंदु, मेरे पति तो रोग से मर रहे हैं और तुम मायके जाने की बात कर रही है। बस इसी बात पर गुस्सा होकर चली गई। सच? मणि ने ऐसा कहा बिंदु? जी भैया, मैं क्यों झूठ कहने लगी? मणि आप समझने लगी। अच्छा भैया चलती हूँ, प्रणाम। मणि अब समझने लगी है। मणि अब समझने लगी है। मणि अब समझने लगी है। मणि अब समझने लगी। Amar Maria, Madin, 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 Madin,
बुलाओ। अरे लेकिन हो कौन, कहाँ से आए हो? भाई हम जो भी हो, तुम जाओ मणि को बुलाओ, जल्दी करो। ऐसे कैसे बुलाते घर की बहू बेटी को? भैया जैसे जाओ वैसे बुला दो, जल्दी करो, हमें लौटना भी है। हाँ तो जाओ, हमने कौन सा बांध के रखा है? जानते नहीं हो हमें? वो जना दो। सात गांव के लोग हमारी आटे की चक्की पर आटा पिसवाते हैं। आटा कौन पिसवाता है भला? तुम कोई कहीं के कलेक्टर हो? अच्छा, तो कलेक्टर से भी आ गए हैं हम। कटहल के 7 बागीचे, 7 तालाब हमारे गांव में। 7 बगीचे, 7 तालाब, 7 मासी हो क्या? बहुत ज्यादा बोल रहा है? बेटा तुम जानते नहीं हो हमें, हम मणि के ताऊ के लड़के हैं। देव नाम है हमारा। अग्निदेव। अरे देव भैया। अरे मणि, वो दुबला गई हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ भैया, आप भीतर आइए ना। अरे नहीं, किसी काम से आ रहा था कलकत्ता, तो तुम्हारी माँ ने बोला कि मणि को भी लिवाते आना, बस इसीलिए आना हुआ है। मेरी सास को बुलाती हूँ। नहीं, फिर कभी आऊंगा तो मिलूंगा। इतनी जल्दी में कोई बहन से नहीं आता है क्या भैया? अरे चक्की की बेल्ट टूट गई, 2 दिन से मशीन बंद पड़ी है, उसी को लेने आया हूँ। ये सब कैसे है? किसी को फुर्सत नहीं है, अन्नप्राशन की तैयारी में जुटे हैं सब लोग। मैं भी बेल्ट लेकर तुरंत निकलूंगा, तू तैयारी कर लेना। तैयारी? हाँ, थोड़ी देर बाद की गाड़ी है, मैं टिकट खरीद कर रख लूंगा, तू समय रहकर पहुंच जा। मेरी सास से तो कहें। वो सब तू देख लेना। ये ले रहुआ, अपने ही तालाब की है, मैं चलता हूँ। रास्ता वहाँ से नहीं, हाँ इधर से है। उधर से नहीं, इधर से है भैया। अरे मणि, कितने दरवाजे हैं तुम्हारे घर में? समझ ही नहीं आता। चाय पानी तो पीते जाइए। फिर कभी समय से पहुंच जाना। शंभू, जी बहू। ये जाओ आज। कौन था ये शंभू? वो बहू जी के गांव से कोई आया है। सीतारामपुर से? हाँ मौसी। चला गया? हाँ, बहुत जल्दी में था। बिना मिले ही चला गया? बहुत जल्दी में था मौसी। अच्छा, मणि कहाँ है? अभी भीतर गई है। अच्छा, तू जा, जाकर यति को पंखा डुला दे। जा। ये क्या बहू? कहीं जा रही हो? सीतारामपुर जाऊँ। किसके साथ जाओगी? स्टेशन पे मुझे मेरे ताऊ के लड़के मिलेंगे। देखो, मेरी रानी बेटी, तुम चली जा, मैं मना नहीं करूंगी, बस आज नहीं। आज जाने में क्या? और वैसे भी टिकट खरीद कर आरक्षण करवा लिया है। मणि, मेरी बात समझो मणि, बस आज नहीं, आज एक दिन के लिए मेरी बात रखो। आज जाने में क्या है? और वैसे भी ऐसी कौन सी जरूरी बात है? बातें तो होती रहेंगी। होने दो मणि, नुकसान तो सहा जा सकता है। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका है। यदि तुमसे बात करना चाहता है मणि, आज एक दिन के लिए मेरी बात रख लो। मन को शांत करके यतीम के पास बैठो बेटी, उससे बातचीत करो। तब क्या करूं मैं? अब गाड़ी तो मेरे लिए रुकने वाली नहीं। बस 2-5 मिनट में निकलना है। मैं उनसे बोल आती हूं। रुक जाओ मणि, इस तरह मैं तुम्हें यतीम के पास नहीं जाने दूंगी। अरे अभागी, तूने जिसे इतना दुख दिया है, वो तो आज रात चला ही जाएगा, मगर तू जितने दिन जिएगी, आज की बात हमेशा याद रखेगी। मैं कहती हूँ मुझे इस तरह शाप ना दो। दूंगी, 1000 बार दूंगी। तुम्हारा जो मन करे तुम करो। मैं कहती हूँ आज रात कट जाने दे, सवेरे चली जाना। मुझे आज अभी जाना है। मरते पति को अकेला छोड़ जाएगी। हाँ, जाऊंगी। पूछेगा तो उससे मैं क्या कहूंगी मणि? तुम्हारा जो मन पड़े कह देना। रुक जाओ मणि, 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 मणि।
मौसी जी उठिए। शंभू देख, बड़ी मायके चली गई है। यकीन पूछेगा तो क्या कहूंगी? बड़ा धक्का लगेगा उसे। आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। जाकर यदि इनके लिए थोड़ी मसूर की दाल चढ़ा दे। जाओ। डालना अच्छा नहीं लग रहा। मणि ने मेरे लिए शॉल बुना है। कितने दिनों रात भर जाग के उसने शॉल तैयार की है। देख कई जगह बुनाई में गलती भी हुई है। इसे पेरिस की नुमाइश में तो भेजना नहीं होगा और फिर गलत बुनाई से पैरों को ढका जा सकता है। मौसी मणि तो कढ़ाई बुनाई का काम जानती नहीं है। मौसी बिंदु के घर जाके सीखा है बेटा। अंतिम समय में मुझे बहला रही है। अंतिम समय में मुझे बहला रही है। मैं जानता हूँ कि मणि अपनी मायके मौसी तुमसे जो स्नेह पाया है उसका मूल्य तो मैं चाहकर भी नहीं निकाल सकता। मैं अभागा तो बस मणि मणि पुकारता रहा। मैं तुमसे आज सच कहता हूँ, मृत्यु मुझे आज बहुत मधुर लग रही है। अगले जन्म तुम मेरे यहाँ कन्या होकर जन्म और मैं तुम्हें अपने सीने पर रख कर पालूंगा। मौसी अपने सीने पर रख कर पालूंगा। फिर से लड़की का जन्म लूंगी? नहीं, लड़की का जन्म लूंगी और तेरी गोद में पलूंगी। लड़का नहीं, बचपन में तुम जैसी सुंदर थी ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
वैसे ही मेरे घर आओगे। हाँ, और मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगा और तुम्हारा नाम रखूंगा लक्ष्मी रानी। लक्ष्मी रानी? ये तो आजकल रखा जाने वाला नाम नहीं है यदि। तुमसे मेरा संबंध आजकल का नहीं है मौसी। तुम तो पुरातन काल से मेरी हो। तेरे घर कन्या दायित्व का दुख लेकर आओ, ये कामना मैं नहीं कर सकती यदि। देख बेटा, समय हो गया है, दवा पी ले। समय हो गया है? झूठ झूठ, समय समाप्त हो गया है। मुझे दवा पिलाना अब सिर्फ धोखा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मेरी इस समय बस एकमात्र तुम हो मौसी। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा वसीयतनामा भी कल लिखा जा चुका है। मैंने मणि के नाम ही सब कुछ कर दिया। तुम्हें देखा मौसी? देखा? मुझे देखने की जरूरत नहीं है यदि। तूने अपनी चीज मणि को दी है, इसके लिए इतनी चिंता क्यों करता है रे? मैं तुम्हें भी बहुत कुछ देना चाहता था मगर। देख यदि, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। तू चला जाएगा और मुझे रुपयों का खुलावा देकर अकेला छोड़ जाएगा। तुझे पाल पोस के बड़ा करने में जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है, वही क्या काम है मेरे लिए? मेरा ये सूना घर तू ही तो भरे में था यतीम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मणि का सब संभाल पाएगी मुझे। ठीक है, ज्यादा बात करने से तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चल सो जा बेटा, थोड़ा सो जा। सोने को मत कहो। सोते सोते शायद अब उठ ना सकूंगा। मौसी, अभी मेरे जगह रहने की जरूरत है। मौसी, लेकिन मणि का सब संभाल पाएगी। उसकी उम्र अभी बहुत कम है मौसी। उसकी उम्र कैसे कम है यतीम? यही तो उसकी ठीक उम्र है। अंदर से बहुत मजबूत होती है, हर दुख सहना सीख लेती है यतीम। मणि क्या मेरी मृत्यु के आघात को भी सह लेगी? इसलिए तो कह रही हूँ यतीम, स्त्रियां भीतर से बहुत मजबूत होती है, हर दुख सहना सीख लेती है। मेरे दुखों का जैसे विच्छेद हुआ जाता है। इतने दिनों से बोझ से लदी नाव के समान मेरा जीवन जहाज से बंधा था। मेरे मन में एक बात और है। कह दे, मन में जो कुछ है कह दे, तेरा मन भीतर से हल्का हो जाएगा। मणि का दूसरा विवाह कर सकेगी? कैसी बात करता है यदि? बंगाल में ऐसी प्रथा नहीं है मेरे बच्चे। देखा खेलने दो। चल, पीना चल के थोड़ा लेट जा मेरे बच्चे। इसमें तो बहु का अधिकार है यदि। तिजोरी में मेरा वसीयतनामा और जायदाद के कागज मौसी। मुझे ये सब नहीं चाहिए यदि। तेरे बाद इन सब का क्या मूल्य रह जाएगा मेरे बच्चे? जिसके लिए हो उसे संभला देना मौसी, उसे संभला देना। तुम मणि के लिए इतना सोचते हो, उसकी इतनी चिंता करते हो, उसे तुम्हारी फिक्र होती तो इस तरह से। मौसी मणि का बिंदु के घर गई है। मौसी, मैंने तुम्हें उस दिन के सपने के बारे में बताया था। वो बिंदु नहीं, मणि मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी है और तो दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजे को ठेल रही थी, लेकिन दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। वो मेरे दरवाजे के बाहर ही। मौसी मणि सदा मेरे कमरे के बाहर ही तो खड़ी रही है ना मौसी, है ना? मौसी मुझे वहां से कोई घूर रहा है। मौसी तुम भी बाहर सुनी। मौसी तुम्हें कोई घूर रहा है। मौसी कोई घूर रहा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं मौसी, वो मुझे मार डालेगा मौसी।
ये क्या कर रहे हैं आप दादा? ये क्या कर रहे हैं? शंभू, शंभू, ये दीपक जला दे शंभू, शंभू, दीपक जला दे। दादा, आप भीतर चलिए आराम से। तो दीपक जला दे शंभू। बाप, बाप, बाप आ रहा है शंभू, दीपक जला दे। और सुन, जला दे, जला दे, जला दे शंभू, जला दे। कपड़े की ढेरी में भी आग लगा। आग लगाने से जानवर दूर रहते हैं, आपके नजदीक नहीं आते। दादा संभालिए अपने आप को। आप भीतर चल के आराम कीजिए। चलिए चलिए। लेकिन आग लगा देगा ना? हाँ हाँ दादा, आप चलिए चलिए। अच्छा सुन, सुन, वो तेरे नाना कहाँ हैं? वो तो बात को मशवरे करना जानते हैं शंभू। कहाँ होंगे इस वक्त? उन्हें बुला ले शंभू। कोई नहीं, आप आराम कीजिए। चलिए चलिए। जी दादा पगला गए हैं। बड़ी भगवानी अपने माई से चली गई है। अरे माँ, कैसी औरत है? जमीन बाबू को ऐसी हालत में छोड़कर मार के जा बैठी है। बहुत गंदी लड़की है ये शंभू। मैं क्या नहीं जानती इसे? अच्छा शंभू, मौसी कहाँ गई है?
कहती है बड़ी बहुरानी को लेकर ही लौटेगी। बीमारी की ऐसी हालत में पत्नी जाकर मायके बैठी है। नाना को बहुत धक्का लगा है। अभी सारे कपड़े लत्ता का ढेरी बनाकर यहाँ आग लगाने वाले थे। और मेरी नजर पड़ गई, वरना पूरा घर सुहा हो जाता। अपने सुकून सब खो बैठे हैं। डॉक्टर बाबू पहले ही जवाब दे चुके हैं और अब बड़ी बहुरानी जी के जाने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। मणि को देखना चाहते हैं यकीन साहब। हम सबको ये सब सोचना चाहिए। बड़ी बहुरानी नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा इस घर में। शंभू, मुझे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। कभी कमरे में चक्कर लगाते हैं तो कभी आप दालान में आकर बाहर चिल्लाने लगते हैं। कौन है वहाँ? कौन है? लगता है दादा इधर जाते हैं। आप ज्यादा बात मत करना, बस चुपचाप देखते रहना। अभी तो किसी को मणि है क्या? नहीं दादा, वो बिंदु भौजी है। कौन बिंदु? दादा वो जयदेव भैया की बहू। कौन जयदेव? हट। मैं बिंदु हूँ भैया। अभी सांझ को तो आप अच्छे से बात कर रहे थे। हाँ, बिंदु। अच्छा बिंदु, अच्छा जयदेव कहाँ है? आ गया उतारो से। 2 महीना बाद लौटेंगे। और आप हमको कैसे भूल गए? नहीं, मुझे सब याद है। हाँ, मुझे सब याद है। मैं तुम्हारे गांव वो बारात में आया था और वो वहाँ की खाजा मिठाई, शंभू, वहाँ की खाजा मिठाई बहुत स्वाद है। हाँ, मुंह में जाते ही घुल जाती है ना? और वो धोबी का किस्सा देखा? धोबी का किस्सा याद है तुम्हें? हाँ भैया, हमें सब याद है। हमारे गांव की धोबी को कितना सताए थे आप लोग। पूरा कुर्ता कबाड़ खा कर गंदा कर दिए थे। बेचारी लगी है नदी के घाट पर पूरा दिन धोने। अच्छा भैया, आप भीतर जाकर सो जाइए, हम मौसी को देख कर आते हैं। मौसी कहाँ है शंभू? वो दादा मौसी जी सीतारामपुर गई है मणि बहुरानी को लेने। मणि बहुरानी लौटने वाली है दादा। सीतारामपुर गई है, मणि लौटने वाली है। दादा संभालिए अपने आप को। दादा संभालिए। मणि लौटने वाली है। मौसी उसे जाने दो मौसी, उसे जाने दो। मुझे आज भी बहना रही है। सच कह रही हूँ यतीम, आंखें खोलकर नहीं देखेगा तो बेचारी रोने लगेगी। यतीम देख तेरी मरी है। वो दरवाजा ना खुला हुआ है मौसी। पूरा खुला है मेरे बच्चे, पूरा खुला है। मौसी वो शॉल कहाँ है मौसी? वो शॉल कहाँ है? वो शॉल छूटा है। वो शॉल मिथ्या है मौसी। शॉल नहीं है मेरे बच्चे। देख बहू तेरे पैरों पर गिरी है। उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, उसको आशीर्वाद दे यतीम। मौसी, मृत्यु मुझे आज बहुत मधुर लग रही है। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। आज की रात मेरी अंतिम रात है मौसी, मेरी अंतिम रात है। हिम्मत से काम ले यतीम, हिम्मत से काम ले मेरे बच्चे।